नमस्कार। आज हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जीवन और उनके कार्यकाल की परतों को खोलने जा रहे हैं। हाँ, एक दिलचस्प सफर रहा है उनका। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं, कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स और एक काफी विस्तृत दस्तावेज भी है। बिल्कुल। तो इनके जरिए हम राजीव गांधी के शुरुआती दिनों को देखेंगे, उनका राजनीति में आना जो काफी अचानक था। हाँ, बिल्कुल। फिर बतौर प्रधानमंत्री उनके बड़े फैसले, कुछ विवाद भी रहे, और आखिर में उनकी दुखद हत्या तक के पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। सही। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, है ना, और देश में कंप्यूटर क्रांति लाने वाले। हाँ, ये श्रेय तो उनको जाता है। और एक ऐसी शख्सियत जिनका अंत इतना दुखद हुआ। तो राजीव गांधी की कहानी में कई मोड़ हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। चलिए। तो जानकारी के मुताबिक राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ। हाँ, मुंबई में। नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा थे वो, लेकिन हाँ, ये बताना जरूरी है कि महात्मा गांधी से उनका कोई सीधा पारिवारिक संबंध नहीं था। सही कहा। उनकी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के वेलहम बॉयज में हुई, फिर दून स्कूल गए। हाँ, जहाँ अमिताभ बच्चन उनके दोस्त बने। ये दोस्ती काफी मशहूर रही। बिल्कुल। बाद में वो इंजीनियरिंग पढ़ने लंदन गए, पहले ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, हाँ, और फिर इंपीरियल कॉलेज। हाँ। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। नहीं, वो पूरी नहीं हो पाई थी। और ये बात वाकई गौर करने वाली है कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार से होते हुए भी शुरू में उनकी राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो स्वभाव से काफी शर्मीले थे, अंतर्मुखी थे। हाँ। उन्हें पेंटिंग, फोटोग्राफी, इन सब चीजों का शौक था। उनका सपना तो पायलट बनने का था। हाँ, बिल्कुल। इंग्लैंड से लौटे, दिल्ली फ्लाइंग क्लब से ट्रेनिंग ली और फिर इंडियन एयरलाइंस में बाकायदा पायलट बन गए। हाँ, एक सामान्य नौकरी, राजनीति से एकदम अलग, अपनी ही धुन में। फिर 1968 में उनकी शादी हुई इटली की सोनिया माइनो से। कैम्ब्रिज में ही मुलाकात हुई थी उनकी। हाँ, और उनके 2 बच्चे हुए, राहुल और प्रियंका। 嗯 जानकारी ये बताती है कि वो दिल्ली में एक बिल्कुल सामान्य प्राइवेट सी जिंदगी जी रहे थे। हाँ, मीडिया से दूर। एक जिक्र मिलता है ना कि वो अपनी लैम्ब्रेटा स्कूटर पर सोनिया जी के साथ इंडिया गेट आइसक्रीम खाने भी जाते थे। हाँ, बिल्कुल आम लोगों की तरह। तो राजनीति से ये दूरी उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा थी। उनका ये सादा जीवन, बाद में जब वो अचानक राजनीति के शिखर पर पहुंचे तो ये काफी कंट्रास्टिंग लगता है। लेकिन फिर 23 जून 1980 को हाँ, छोटे भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। और उसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। मां इंदिरा गांधी और पूरी पार्टी का दबाव आ गया उन पर। हाँ, और काफी हिचक के बाद, अनिच्छा से ही वो राजनीति में आए। एक सूत्र ये भी कहता है कि बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने भी उन्हें समझाया था, देश सेवा के लिए प्रेरित किया था। अच्छा। हाँ। फिर 1981 में उन्होंने अपने भाई की सीट अमेठी से चुनाव लड़ा और भारी अंतर से जीते भी। बिल्कुल। उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 1982 के एशियाई खेलों का जिक्र आता है। हाँ, उनके सफल आयोजन में उनकी भूमिका की काफी तारीफ हुई थी। उससे उनकी मैनेजमेंट स्किल्स सामने आई। सही। और फिर आया 31 अक्टूबर 1984, एक बहुत ही दुखद दिन। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला। उसी शाम राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, महज 40 साल की उम्र में। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। लेकिन पद संभालते ही एक भयानक स्थिति का सामना करना पड़ा उन्हें। हाँ, दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। और उन दंगों के संदर्भ में उनका वो बयान, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। हाँ, ये बहुत विवादित रहा। इसकी जबरदस्त आलोचना हुई। बिल्कुल। ये उनके कार्यकाल की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी, बहुत संवेदनशील चुनौती थी। स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं पर हिंसा भड़काने के आरोप भी लगे थे। ये भी दर्ज है कि जब हालात बहुत बिगड़ गए तब राजीव गांधी ने सेना बुलाने का आदेश दिया था। देखिए, यहाँ ये जरूरी है कि हम इन घटनाओं को स्रोतों के आधार पर ही देखें, बिना किसी तरफदारी के। बिल्कुल सही। फिर दिसंबर 1984 में आम चुनाव हुए और कांग्रेस को अभूतपूर्व जीत मिली। जबरदस्त बहुमत, 541 में से 414 सीटें, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत। हाँ, उनकी वो मिस्टर क्लीन छवि और युवा जोश, इसका बड़ा हाथ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका फोकस भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने पर था। हाँ, एक मॉडर्न विजन था उनका। इसके लिए कई अहम कदम उठाए उन्होंने। सबसे ज्यादा चर्चा होती है टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर क्रांति की। हाँ, बिल्कुल। कई स्रोत उन्हें सूचना क्रांति का जनक या डिजिटल इंडिया का असली वास्तुकार
भी कहते हैं। उन्होंने कंप्यूटर, दूरसंचार, इन सब क्षेत्रों में इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स वगैरह कम किए। हाँ, ताकि टेक्नोलॉजी आसानी से आ सके। और उनका मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना नहीं था, बल्कि उसे आम आदमी से जोड़ना था। सही। और इसी सोच के तहत सैम पित्रोदा जैसे सलाहकार की मदद ली गई। MTNL और VSNL जैसी सरकारी कंपनियां बनी। और वो PCO वाला आइडिया? हाँ, पब्लिक कॉल ऑफिस। देश भर में इसका जाल बिछाने की शुरुआत हुई। ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल क्रांतिकारी। लक्ष्य था टेलीफोन को गांवों तक पहुंचाना। हालांकि ये भी कहा जाता है कि शुरुआती फायदा शायद शहरों को ज्यादा मिला। हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम हुआ। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। हाँ, और उसी के तहत वो जवाहर नवोदय विद्यालय खुलने का फैसला हुआ। हर जिले में ग्रामीण बच्चों को अच्छी मुफ्त रेजिडेंशियल शिक्षा देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कदम था, ताकि युवाओं की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल। और उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को भी मजबूत करने की कोशिश की। उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। हालांकि वो उनके समय में कानून नहीं बन पाया था। नहीं, वो बाद में बना, लेकिन ये उनकी सोच दिखाता है। और रोजगार के लिए जवाहर रोजगार योजना भी शुरू की गई थी। अच्छा, आर्थिक मोर्चे पर क्या कदम थे? देखिए, उन्होंने भारत की जो बंद अर्थव्यवस्था थी उसे थोड़ा खोलने और लाइसेंस राज को कम करने की दिशा में शुरुआती कदम उठाए। लाइसेंस राज मतलब वो उद्योगों के लिए परमिट वगैरह की जटिल व्यवस्था? हाँ, बिल्कुल। उसे कम करने की कोशिश की। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। हालांकि कुछ दस्तावेजों में इन सुधारों की आलोचना भी मिलती है। किस तरह की आलोचना? उन्हें अमीर समर्थक या शहर केंद्रित बताया गया। कहा गया कि इसका फायदा बड़े उद्योगों और शहरों को ज्यादा मिला। एक और महत्वपूर्ण कानून का जिक्र है 1985 का। हाँ, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जो चुने हुए नेता हैं वो पैसों या पद के लालच में बार बार पार्टी ना बदलें, इस पर रोक लगाना। ये उनकी वो मिस्टर क्लीन वाली छवि से जुड़ता है। हाँ, उस समय तो यही माना गया था। तो कुल मिलाकर उनकी नीतियां भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई लगती हैं। टेक्नोलॉजी, शिक्षा, युवा। बिल्कुल, उनका विजन काफी हद तक स्पष्ट था। भारत को आधुनिक बनाना, कंप्यूटर और दूरसंचार पर उनका जोर, उसे आज के डिजिटल इंडिया की नींव कह सकते हैं हम। सही। नवोदय विद्यालय हों या वोटिंग उम्र घटाना, इन फैसलों का सामाजिक असर बहुत गहरा और स्थायी रहा है। अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में भी वो शुरुआती पर अहम कदम थे। अच्छा, अब जरा विदेश नीति की बात करते हैं। इस मोर्चे पर वो काफी सक्रिय रहे। हाँ, काफी दौरे किए उन्होंने। लेकिन यही उनके कार्यकाल का सबसे मुश्किल और कह सकते हैं कि अंततः दुखद अध्याय भी जोड़ा है। आप श्रीलंका संकट की बात कर रही हैं? हाँ, श्रीलंका संकट। वहां तमिल अल्पसंख्यकों और सिंघली बहुसंख्यकों के बीच गृह युद्ध चल रहा था। और LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एक बहुत ताकतवर विद्रोही गुट बन चुका था। प्रभाकरण उसका नेता था। राजीव गांधी इस स्थिति को लेकर काफी चिंतित थे, तो जुलाई 1987 में उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ एक समझौता किया, भारत श्रीलंका शांति समझौता। हाँ, इसका लक्ष्य था तमिल बहुल इलाकों को अधिकार देना और LTTE से हथियार डलवाना। और इसे लागू कराने के लिए भारत ने अपनी शांति सेना IPKF श्रीलंका भेजी। लेकिन ये कदम बहुत विवादास्पद साबित हुआ। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि शुरुआत में LTTE नेता प्रभाकरण को मनाने की कोशिश हुई। उसे दिल्ली भी लाया गया था। अच्छा। हाँ, कहा तो ये भी जाता है कि राजीव गांधी ने उस पर इतना भरोसा किया कि अपना बुलेट प्रूफ जैकेट तक उसे दे दिया था। अरे! लेकिन ये भरोसा ज्यादा दिन चला नहीं। LTTE को लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। उन्हें लगा कि उनके हथियार श्रीलंकाई सेना को सौंपे जा रहे हैं। प्रभाकरण को अपना अलग तमिल राज्य का सपना टूटता दिखा। उसने समझौता मानने से इनकार कर दिया। और फिर स्थिति बहुत बिगड़ गई। IPKF और LTTE के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई। भारतीय सेना के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। हाँ, जाफना के जंगलों में लड़ना आसान नहीं था। भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। स्रोत बताते हैं कि कई भारतीय सैनिक मारे गए, घायल हुए। ये भारत के लिए एक बड़ी सैन्य और राजनीतिक नाकामी साबित हुई। और आखिरकार IPKF को वापस बुलाना पड़ा। हाँ, 1989 में जब नई सरकार बनी VP सिंह की, तब IPKF को वापस बुलाया गया। इस पूरे प्रकरण ने LTTE को और खासकर प्रभाकरण को राजीव गांधी का जानी दुश्मन बना दिया। बिल्कुल, और वो कोलंबो वाली घटना का भी जिक्र है। हाँ, समझौते के अगले ही दिन गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान
एक श्रीलंकाई नौसैनिक ने राइफल के बट से उन पर हमला कर दिया था। वो बाल बाल बचे थे उसमें। सोचिए। तो श्रीलंका में हस्तक्षेप का इरादा शायद शांति लाना था, लेकिन ये क्षेत्रीय राजनीति की जटिलताओं और उग्रवाद की जमीनी हकीकत से टकरा गया। इसने न सिर्फ भारत को मुश्किल में डाला, बल्कि एक ऐसा दुश्मन तैयार कर दिया जो बाद में बहुत घातक साबित हुआ। हालांकि विदेश नीति में कुछ सफलताएं भी रहीं। हाँ, जैसे 1988 में मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करना। ऑपरेशन कैक्टस, भारतीय सेना भेजी गई थी। हाँ, और 1986 में सेशल्स में भी ऐसे ही मदद की थी। पाकिस्तान के साथ भी संबंध सुधारने की कोशिशें हुई। बेनजीर भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई थी। देश के अंदर भी उन्होंने कुछ समझौते किए। पंजाब, असम, मिजोरम में जो आंदोलन चल रहे थे। हाँ, पंजाब में संत लोंगोवाल के साथ समझौता हुआ। हालांकि लोंगोवाल जी की हत्या के बाद वो पूरी तरह लागू नहीं हो सका। बाद में ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी हुआ, स्वर्ण मंदिर को फिर से चरमपंथियों से मुक्त कराने के लिए। असम समझौता बांग्लादेशी अप्रवासियों के मुद्दे से जुड़ा था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु निरस्त्रीकरण की भी वकालत की थी। हाँ, वो भी एक अहम पहलू था। लेकिन इन सब के बावजूद उनके कार्यकाल के आखिरी साल आते आते विवादों ने उन्हें घेर लिया। हाँ, और उनकी वो मिस्टर क्लीन वाली छवि को काफी धक्का लगा। सबसे बड़ा विवाद कौन सा था? बोफोर्स घोटाला। हाँ, बोफोर्स। स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से तोपों की खरीद का सौदा था ये। और आरोप लगे कि इस सौदे में भारी दलाली दी गई और इसमें गांधी परिवार के करीबी इतालवी व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रुची का नाम आया। इस मामले को उस समय के रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने उठाया था। हाँ, बीपी सिंह ने, जिसके बाद उन्हें मंत्रालय से हटाया गया। फिर उन्होंने सरकार और कांग्रेस दोनों छोड़ दी। हालांकि एक सूत्र में वीपी सिंह का ये भी कहना है कि उनका असली मतभेद बोफोर्स से ज्यादा जर्मन एचटीडब्ल्यू पनडुब्बी सौदे की जांच को लेकर था। अच्छा। और एक पूर्व सीबीआई निदेशक की किताब में ये भी लिखा गया कि राजीव गांधी चाहते थे कि रक्षा सौदों का कमीशन पार्टी फंड में इस्तेमाल हो। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि किसी भारतीय अदालत ने इसे घोटाला साबित नहीं किया। बाद में इसे मीडिया ट्रायल भी कहा गया। दूसरा बड़ा विवाद, शाहबानो मामला 1985-86 का। हाँ, ये भी काफी चर्चित रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला थी शाहबानो, उनके हक में फैसला दिया था। पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश था। लेकिन कुछ मुस्लिम रूढ़िवादी समूह ने इसका विरोध किया। हाँ, काफी विरोध हुआ और फिर दबाव में आकर राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस कदम की बहुत आलोचना हुई। बहुत ज्यादा। इसे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का एक बड़ा उदाहरण माना गया और उनके अपने मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। तो इन विवादों का असर पड़ा 1989 के चुनाव पर। बिल्कुल। विपक्ष को एकजुट होने का मौका मिल गया। वीपी सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक चेहरा बनकर उभरे और उनके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चे ने चुनाव जीत लिया। कांग्रेस हार गई। हाँ, राजीव गांधी विपक्ष के नेता बने। ये विवाद उनकी मिस्टर क्लीन छवि के बिल्कुल उलट थे और उनकी हार में इनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। बोफोर्स और शाहबानो, ये मामले आज भी भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं गूंजते हैं। फिर 1989 में जो वीपी सिंह की सरकार बनी, वो ज्यादा दिन चली नहीं। वो गठबंधन सरकार थी, जल्दी गिर गई। और 1991 में देश में फिर से आम चुनाव की घोषणा हुई। हाँ, और उस समय माहौल ऐसा बन रहा था, सर्वे आ रहे थे कि कांग्रेस और राजीव गांधी की सत्ता में वापसी हो सकती है। लेकिन यही संभावना एलटीटी प्रमुख प्रभाकरन के लिए खतरे की घंटी बन गई। बिल्कुल, जानकारी यही कहती है। उसे डर था कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो वो श्रीलंका में फिर से दखल दे सकते हैं, आईपीकेएफ वाले मामले का बदला ले सकते हैं। और इसी डर से उसने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची। हाँ, इसके लिए शिवरासन नाम के एक मुख्य ऑपरेटिव को चुना गया। उसने चेन्नई में एक पूरी टीम तैयार की। मानव बम का इस्तेमाल किया गया इसमें। हाँ, धनु नाम की एक युवती को मानव बम बनाया गया। वो शिवरासन के रिश्तेदार बताई जाती है। एक खास किस्म की बेल्ट बम तैयार की गई जिसमें आरडीएक्स भरा था। टीम ने पहले रेकी भी की थी। हाँ, उन्होंने राजीव गांधी की कई रैलियों में जाकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को परखा। उन्होंने देखा कि राजीव गांधी अक्सर सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों से मिलते थे। उनकी आदत थी। हाँ, और हत्या से पहले धनु ने वीपी सिंह की एक रैली में माला पहनाने का अभ्यास भी किया था ताकि वो असली मौके पर चूक न जाए। तो पूरी प्लानिंग थी। फिर आई वो रात, 21 मई 1991। तमिलनाडु का श्रीपेरुम्बदूर। राइट। राजीव गांधी की चुनावी रैली थी। रात करीब 10:15 बजे का वक्त था।
वो मंच की तरफ बढ़ रहे थे। तभी धनु चंदन का हार लेकर उनके पास पहुंची। एक महिला पुलिसकर्मी अनसुईया ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन कहा जाता है कि राजीव गांधी ने ही कहा, नहीं नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, रिलैक्स, डोंट वरी। हाँ, कुछ ऐसा। और धनु आगे बढ़ी, उसने उन्हें हार पहनाया, पैर छूने के लिए नीचे झुकी और कमर पर बंधी बेल्ट का बटन दबा दिया। एक भयानक धमाका हुआ। उस हमले में राजीव गांधी, वो मानव बम धनु और कम से कम 14 अन्य लोगों की तुरंत मौत हो गई। हाँ, बहुत भयावह था वो। और ये पूरी घटना एक स्थानीय फोटोग्राफर थे, हरी बाबू, उनके कैमरे में कैद हो गई, जिनकी खुद भी धमाके में मौत हो गई थी। हाँ, वो भी मारे गए थे, लेकिन बाद में उनका कैमरा और फिल्म मिली, जो जांच में बहुत अहम सबूत बनी। ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक थी। भारी चूक। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों ने खतरे के बारे में बार-बार चेताया था। तमिलनाडु पुलिस ने भी अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन राजीव गांधी शायद इन चेतावनियों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे। शायद उन्हें लगता था कि 1989 की हार की एक वजह जनता से उनकी दूरी थी, इसलिए इस बार वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहते थे, सुरक्षा की परवाह किए बिना। कितने दुखद विडंबना है कि लोगों से यही करीबी शायद उनकी मौत का कारण बन गई। बहुत दुखद। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जांच में पुष्टि की कि ये हत्या एलटीटीई और प्रभाकरण के आदेश पर हुई थी। मुख्य कारण आईपीकेएफ भेजने से उपजी दुश्मनी ही थी। इस मामले में कई लोगों को सजा हुई। नलिनी श्रीहरन का नाम काफी चर्चा में रहा। हाँ, नलिनी समेत कई लोगों को दोषी ठहराया गया। नलिनी को पहले मौत की सजा मिली थी, जिसे बाद में सोनिया गांधी की अपील पर उम्र कैद में बदल दिया गया। जांच के लिए जैन आयोग भी बना था, उसकी रिपोर्ट पर भी काफी बहस हुई थी। हाँ, उस पर भी काफी विवाद रहा था। देखने वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है। देश में कंप्यूटर और दूरसंचार क्रांति लाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, उनकी सोच नहीं थी, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया। हाँ, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, युवा भागीदारी पर उनका जोर वाकई सराहनीय था और उसके दूरगामी प्रभाव भी पड़े। ये सब सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन साथ ही शाहबानो मामला, बोफोर्स के आरोप, श्रीलंका नीति की विफलता, 1984 के दंगों के समय उनका बयान, ये सब विवाद भी उनके कार्यकाल का हिस्सा हैं। स्रोत उनकी इसी जटिल तस्वीर को पेश करते हैं। एक ऐसा नेता जिसमें भविष्य की दृष्टि थी, पर जो गंभीर विवादों से भी घिरा रहा। बिल्कुल। इन स्रोतों से उनके व्यक्तित्व के भी कुछ पहलू दिखते हैं। राजनीति से वो शुरुआती दूरी, पायलट वाली सादगी, हाँ, परिवार के प्रति उनका लगाव, सोनिया गांधी से उनका प्रेम विवाह, और आखिर में खतरों के बावजूद जनता के बीच जाने का उनका वो आग्रह या कहिए जुनून। तो ये थी राजीव गांधी की कहानी, जैसा कि इन स्रोतों से उभर कर सामने आती है। एक ऐसा नेता जिसने भारत को भविष्य की ओर ले जाने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास किया, पर जिसका सफर बहुत दुखद रूप से और बहुत जल्दी अधूरा रह गया। उनकी कहानी कई सवाल छोड़ जाती है ना? उनकी नीतियों का भारत पर कितना स्थायी असर पड़ा है। हाँ, और अगर 1991 की वो घटना न हुई होती तो आज भारत का राजनीतिक नक्शा कैसा होता, ये सोचने वाली बातें हैं। हमने राजीव गांधी का वो मिस्टर क्लीन से लेकर विवादों में घिरने तक का सफर देखा। उनकी कहानी आज भी शायद प्रासंगिक है। किस मायने में? नेताओं की छवि, पारदर्शिता का मुद्दा, जनता से उनका रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये सवाल तो आज भी उतना ही अहम है। जनता के करीब रहना कितना जरूरी है और कितना जोखिम भरा हो सकता है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर दौर के नेताओं और नागरिकों को सोचना पड़ता है।